हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 8 हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस थ्रू द एजेस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अलग अलग ऐतिहासिक युगों में प्रकृति के संरक्षण कंजर्वेशन के क्या क्या तरीके अपनाए गए। हमें ये समझाना है कि प्राचीन, मध्यकालीन, औपनिवेशिक, कॉलोनियल और आधुनिक भारत में प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या सोच और व्यवहार थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। कंजर्वेशन का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, फॉरेस्ट्स, पानी, मिट्टी और जीव विविधता का सुरक्षित और संतुलित उपयोग। भारत में ये सोच बहुत पुरानी है और हमारे धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में गहरी जड़ी हुई है। वैदिक काल से लेकर आज तक लोगों ने प्रकृति के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी दोनों राखी है। आइए समझते हैं कि अलग युगों में कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कैसे विकसित हुई। मेन बॉडी। 1. एंशिएंट पीरियड में कंजर्वेशन। प्राचीन भारत में मानव और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध था। ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में प्रकृति के तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का सम्मान किया गया है। पट काटने पर दंड दिए जाते थे और कई स्थलों पर देववन सेक्रेड फॉरेस्ट्स रखे जाते थे जहां पेड़ काटना मना था। वनों को अलग अलग उपयोगों के हिसाब से बांटा गया था। राजा वन, राजकीय वन, ग्राम वन, गांव के वन और देव वन, धार्मिक वन। राजाओं और समाज दोनों प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए नियम बनाते थे। 2. मध्यकालीन पीरियड में कंजर्वेशन। मध्यकालीन समय में खेती और बस्तियां बढ़ी लेकिन प्रकृति के प्रति सम्मान बना रहा। मुस्लिम शासकों ने बाग और इरिगेशन सिस्टम्स बनाए जो पानी के सही उपयोग को दिखाते हैं। मुगल शासक जैसे अकबर प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशील थे। हंटिंग पर नियंत्रण और बाग बगीचे बनवाए गए। गांव के स्तर पर पानी के तलब और सामुदायिक वन स्थापित थे जहां सामूहिक रूप से संरक्षण होता था। जैन और भक्ति आंदोलनों ने जीव दया और प्रकृति के प्रति दया पर जोर दिया। 3. औपनिवेशिक कॉलोनियल पीरियड में कंजर्वेशन। ब्रिटिश राज में कंजर्वेशन का स्वरूप बदल गया। अब प्रकृति समुदाय के बजाय सरकार के नियंत्रण में आए। ब्रिटिश ने वनों का व्यावसायिक उपयोग शुरू किया, खासकर लकड़ी, रेलवे और शिप बिल्डिंग के लिए। 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना और 1865 और 1878 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स के जरिए वनों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया। लेकिन ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लोकल लोगों को वनों से दूर करता गया। इस पीरियड में कंजर्वेशन का अर्थ था नियंत्रण, न कि संवेदना। 4. आधुनिक और स्वतंत्रता के बाद का पीरियड। 1947 के बाद भारत ने अपनी एनवायरनमेंटल पॉलिसीज को नए नजरिए से देखा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A और 51A में वन और जीव जंतुओं के संरक्षण को नागरिक और राज्य दोनों का कर्तव्य बताया गया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जैसे कानून इस दिशा में बड़े कदम थे। चिपको मूवमेंट 1970 ने सामुदायिक और महिलाओं के नेतृत्व में प्रकृति के रक्षण की परंपरा को दोबारा जिंदा किया। NGOs, एनवायरमेंटलिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज ने मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच को आगे बढ़ाया। कंक्लूजन। भारत में कंजर्वेशन की सोच धार्मिक श्रद्धा से लेकर साइंटिफिक मैनेजमेंट तक बदली है। प्राचीन और मध्यकालीन युग ने जहां संवेदना और सामुदायिक जिम्मेदारी पर जोर दिया, वहीं आज के युग में कानून, नीति और जनभागीदारी पर ध्यान है। अगर हम मानव आवश्यकताओं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखें तो हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Analyze the views on environment in Indian philosophical tradition. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि अलग अलग इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ट्राइबल ट्रेडिशंस ने एनवायरनमेंट को कैसे देखा है। हमें बताना है कि इन फिलॉसफीज ने नेचर के प्रति क्या एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज दी है और किस तरह इंसान और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाया गया है।
आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट हमेशा से नेचर के साथ हार्मनी पे जोर देता है। यहाँ एनवायरनमेंट को एक जीवंत और पवित्र रूप में देखा गया है, न कि सिर्फ एक रिसोर्स के रूप में। कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रकृति, अहिंसा और धर्म ये बताते हैं कि इंसान की जिम्मेदारी है प्रकृति को संरक्षित रखना। इस आंसर में हम देखेंगे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और ट्राइबल बिलीफ्स ने एनवायरनमेंट के प्रति क्या दृष्टि को रखा। मेन बॉडी। 1. नेचर का कॉन्सेप्ट इंडियन फिलॉसफी में। इंडियन थॉट में प्रकृति यानी नेचर एक जीवंत शक्ति है जो सब कुछ चलाती है। वेदस जैसे ऋग्वेद और अथर्ववेदा प्रकृति के तत्वों, नदियों, पेड़ों, पहाड़ों और जानवरों को डिवाइन मानते हैं। रीटा कॉस्मिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बताता है कि इंसान और नेचर के बीच एक नेचुरल बैलेंस होना चाहिए। प्रकृति के चक्र, रेन, फर्टिलिटी, सीजन्स को डिस्टर्ब करना पाप माना गया है। 2. हिंदुइज्म और एनवायरमेंटल एथिक्स। हिंदू फिलॉसफी कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है जहां सब जीव एक है। पंचभूता पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नेचर के बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बिना लाइफ नहीं है। भारत में रिवर्स, ट्रीज और ग्रोव्स को पवित्र माना गया है, जैसे गंगा, पीपल और बनियान। भगवद गीता और मनुस्मृति में धर्म को प्रकृति के बैलेंस के रूप में समझाया गया है। 3. जैनिज्म और अहिंसा का सिद्धांत। जैनिज्म का मेन प्रिंसिपल है अहिंसा, किसी भी जीव को हानि ना पहुंचना। जैन सोच कहता है कि पौधे, पानी, मिट्टी और हवा तक में जीवन है। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन और संतोष नेचर के एक्सप्लॉयटेशन को कम करते हैं। आचर्य सूत्र में लिखा है कि प्रकृति का अधिक उपयोग स्पिरिचुअल डाउनफॉल लाता है। 4. बुद्धिज्म और एनवायरमेंटल हार्मनी। बुद्धिज्म में करुणा, दया और मैत्री, फ्रेंडशिप सभी जीवों के लिए जरूरी है। प्रतीत्य समुत्पादा कहता है सब कुछ एक दूसरे से जुदा है, अगर नेचर को नुकसान होगा तो इंसान भी प्रभावित होगा। मंक्स के रूल्स में पेड़ काटना या जानवरों को मारना माना है। जातक टेल्स और त्रिपिटका में प्रकृति के साथ समानता में जीने का संदेश दिया गया है। 5. ट्राइबल और लोक परंपराओं का योगदान। ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे भील, संथाल और नागा नेचर को अपने पूर्वजों जैसा मानते हैं। उनके रिचुअल्स और फेस्टिवल्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे सेक्रेड फॉरेस्ट्स और एनिमल वर्शिप। इनकी सोच लिव विद नेचर पर आधारित है, ना कि रूल ओवर नेचर पर। 6. आधुनिक युग में इन दृष्टिकों का महत्व। चिपको मूवमेंट और बिश्नोई आंदोलन पुरानी इको फ्रेंडली सोच को आज भी जिंदा रखते हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जंभेश्वर ने 29 नियम दिए, जिसमें पेड़ और जानवरों की रक्षा को धर्म माना गया है। ये सब बताते हैं कि पुरानी इंडियन फिलॉसफी आज के एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती है। कंक्लूजन। इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस नेचर को पवित्र और अविभाज्य मानते हैं। अहिंसा, धर्म और बैलेंस जैसे प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ जीना ही सही मार्ग है। आज के एनवायरनमेंट क्राइसिस के दौर में इन पुरानी सोच से हमें सस्टेनेबल जीवन के लिए प्रेरणा मिलती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain important issues pertaining to water resource management in post-independent India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें भारत के इंडिपेंडेंस के बाद पानी के साधन के मैनेजमेंट से जुड़े मुख्य मुद्दों पर बात करनी है। मतलब, हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर स्कैर्सिटी पॉलिसीज और इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स जैसे टॉपिक्स को समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पानी इंसान के जीवन, खेती और इंडस्ट्री सबके लिए एक बहुत ही जरूरी रिसोर्स है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने वाटर मैनेजमेंट को अपने प्लानिंग का एक मेन पार्ट बनाया, क्योंकि इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की बहुत डिमांड थी। आबादी बढ़ने और इंडस्ट्रीज के बढ़ने के साथ पानी की कमी और गलत इस्तेमाल बड़े इश्यूज बन गए। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इंडिया ने पानी के साधन को कैसे मैनेज किया और क्या चैलेंजेस आए। मेन बॉडी। 1. शुरुआती दौर 1947 टू 1970। इंडिपेंडेंस के बाद भारत के पास अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और कम इंफ्रास्ट्रक्चर था। गवर्नमेंट ने बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जैसे बहाकर नंगल, दामोदर वैली और हीराकुद डैम्स शुरू किए। पहला फोकस इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट पर था, सस्टेनेबिलिटी पर नहीं। इन प्रोजेक्ट्स ने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत हेल्प की, लेकिन एनवायरनमेंट और रीजनल इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ। 2. पानी की कमी और गलत उपयोग। टाइम के साथ ग्राउंड वाटर का ओवरयूज एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया।
बारिश के अनइवन पैटर्न, पॉपुलेशन प्रेशर और अर्बनाइजेशन ने पानी की शॉर्टेज बढ़ाई। कैनाल्स का पुअर मेंटेनेंस और इनएफिशिएंट सप्लाई सिस्टम ने रूरल इरिगेशन को कमजोर बनाया। शहरों में इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज से वाटर पोल्यूशन बढ़ गया। 3. राज्यों के बीच पानी विवाद। इंडिपेंडेंस के बाद कई इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स सामने आए, जैसे कावेरी डिस्प्यूट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच, कृष्ण गोदावरी डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के बीच, नर्मदा डिस्प्यूट मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। इन डिस्प्यूट्स के लिए गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 बनाया, पर सॉल्यूशंस आज भी स्लो है। 4. सरकारी नीतियां और इंस्टीट्यूशंस। नेशनल वाटर पॉलिसी 1987, 2002, 2012 में वाटर कंजर्वेशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर दिया गया। सेंट्रल वाटर कमीशन (CWC) और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (CGWB) बनाए गए मॉनिटरिंग के लिए। बाद में फोकस डैम कंस्ट्रक्शन से बदलकर वाटर कंजर्वेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर आया। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट (IWRM) अप्रोच ने मल्टी सेक्टर कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया। 5. आज के चैलेंजेस और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। क्लाइमेट चेंज से मॉनसून इरेग्युलर होने और ड्रॉट्स बढ़ने लगे। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सीरियस इशू है। अर्बनाइजेशन से सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पानी की डिमांड बढ़ी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन और वाटरशेड मैनेजमेंट जैसे स्टेप्स सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है। NGO जैसे तरुण भारत संघ और पानी पंचायत्स ने कम्युनिटी लेवल पर अच्छा काम किया है। कंक्लूजन। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वाटर मैनेजमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच से लेकर सस्टेनेबल और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल तक का सफर तय किया है। पॉलिसीज तो बनी है, पर उनका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन अभी भी चैलेंज है। फ्यूचर के लिए भारत को पानी के साधन के लिए साइंटिफिक प्लानिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन और इकोलॉजिकल अवेयरनेस को कंबाइन करना होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. What are the measures taken for conservation of biodiversity? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स और पॉलिसीज लिए गए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें इन सिचु, नेचुरल जगह पर कंजर्वेशन, और एक्स सिचु, नेचुरल एरिया के बाहर कंजर्वेशन, दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके इकोसिस्टम्स की वैरायटी। आज के टाइम में बायोडाइवर्सिटी डेंजर में है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहे हैं। इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। इंडिया और दुनिया भर में कई लीगल, इंस्टीट्यूशनल और लोकल लेवल पर मेजर्स लिए गए हैं जिससे नेचर का बैलेंस बना रहे। मेन बॉडी। 1. इन सिचु कंजर्वेशन मेजर्स। इन सिचु कंजर्वेशन का मतलब है स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में हाई प्रोटेक्ट करना। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज। इंडिया में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स और 550 से ज्यादा सैंक्चुअरीज है जहां एनिमल्स और प्लांट्स को सेफ रखा गया है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये बड़े एरियाज होते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन एक्टिविटी के बीच बैलेंस बनाया जाता है, जैसे नीलगिरी, नंदा देवी और सुंदरबांस बायोस्फीयर रिजर्व्स। सेक्रेड ग्रोव्स और कम्युनिटी एफर्ट्स। लोकल कम्युनिटीज अपने फेथ के थ्रू फॉरेस्ट्स और पॉन्ड्स को सेक्रेड मानते हैं और नेचुरली उन्हें कंसर्व करते हैं। 2. एक्स सिचु कंजर्वेशन मेजर्स। एक्स सिचु कंजर्वेशन का मतलब है स्पीशीज को उनके नेचुरल एरिया के बाहर प्रोटेक्ट करना। बोटैनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स। यहाँ एंडेंजर्ड स्पीशीज को ब्रीड और प्रिजर्व किया जाता है, जैसे लालबाग बोटैनिकल गार्डन और नेशनल जूलॉजिकल पार्क, दिल्ली। सीड बैंक्स और जेएनए बैंक्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (NBPGR) में सीड्स और DNA सैंपल्स को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किया जाता है। क्रायोप्रेजर्वेशन और कैप्टिव ब्रीडिंग। मॉडर्न टेक्निक्स जैसे फ्रीजिंग और ब्रीडिंग प्रोग्राम से स्पीशीज जैसे इंडियन राइनोसरस और स्नो लेपर्ड को बचाया गया है। 3. लेजिस्लेटिव और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग लॉज और ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यह एक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करता है और उनका क्लासिफिकेशन सेट करता है।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 फॉरेस्ट लैंड्स को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट होने से रोकता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इसका एम है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी और बेनिफिट शेयरिंग इंश्योर करना। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (एनबीए) यह बॉडी स्टेट्स और लोकल लेवल्स पर बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करवाती है। 4. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इंटरनेशनल एफर्ट्स। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए लोकल लोगों और ग्लोबल सपोर्ट दोनों की जरूरत होती है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट (जेएफएम) और चिपको मूवमेंट जैसे प्रोग्राम्स लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यह प्रोजेक्ट्स लोगों की डिपेंडेंसी फॉरेस्ट्स पर कम करते हैं और उन्हें ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड देते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंडिया ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 और रामसर कन्वेंशन जैसे ग्लोबल ट्रीटीज साइन किए हैं। यूएन इनिशिएटिव्स, यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 to 2030 के अंडर वर्ल्ड लेवल पर एनवायरनमेंट रिस्टोर करने का टारगेट रखा गया है। कंक्लूजन, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ के लिए भी जरूरी है। इंडिया ने ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड्स का यूज करके अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश की है। फ्यूचर में हमें और अवेयरनेस, कोऑपरेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. Chipko movement. B. Colonialism and environment. C. Colonial forest policy. D. Animate and inanimate forms of energy. Question explanation. यह क्वेश्चन 4 टॉपिक्स देता है जिसमें से नॉर्मली 2 लिखने होते हैं, पर यहाँ हम सभी 4 पे डिटेल में लिख रहे हैं। हर टॉपिक भारत के पर्यावरण और इतिहास से जुड़ा हुआ है, सामाजिक आंदोलन, ब्रिटिश नियम और ऊर्जा के विकास को समझाता है। आंसर: इंट्रोडक्शन। भारत के पर्यावरण और प्रकृति का इतिहास एक गहरा संबंध दिखाता है मानव समाज और प्रकृति के बीच। प्राचीन युग से लेकर आज तक समाज ने प्रकृति से अलग अलग तरीकों से संबंध बनाया, कभी रक्षा के लिए, कभी शोषण के लिए। ब्रिटिश काल ने इस रिश्तों को बदल दिया और स्वतंत्रता के बाद जन आंदोलन ने इससे नया रूप दिया। आज हम 4 मुख्य विषयों चिपको मूवमेंट, कलोनियलिज्म और एनवायरनमेंट, कलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी और एनिमेट इनएनिमेट एनर्जी पर चर्चा करेंगे। मेन बॉडी। 1. चिपको मूवमेंट। 1970 के दशक में उत्तराखंड के रैनी गांव से चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई। चिपको का मतलब है चिपक जाना या हग करना। लोग पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटने से बचते थे। गौरा देवी जैसे महिलाओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। ये आंदोलन पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक एकता का प्रतीक बना। इसके बाद सरकार ने वनों की सुरक्षा और सस्टेनेबल मैनेजमेंट पर ध्यान देना शुरू किया। उदाहरण: रैनी गांव 1974 में जब पुरुष बाहर थे, तब महिलाओं ने कंट्रैक्टर को रोका और पेड़ों को बचाया। यह इको फेमिनिज्म का एक प्रमुख उदाहरण है। 2. कलोनियलिज्म एंड एनवायरनमेंट। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के प्राकृतिक संसाधन का जबरदस्त शोषण हुआ। वनों को रेलवे और शिप बिल्डिंग के लिए काटा गया और कैश क्रॉप्स, इंडिगो, टी, कॉटन लगाई गई। इससे मूल पर्यावरणिक संतुलन बिगड़ गया। पहले के सस्टेनेबल मेथड्स को हटाकर ब्रिटिश ने बाजार आधारित शोषण प्रणाली स्थापित की। नदियों, पहाड़ों और जंगलों का उपयोग सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए होने लगा। उदाहरण: रेलवे के लिए लाखों पेड़ काटे गए। ब्रिटिश ने वनों को सिर्फ रेवेन्यू और टिम्बर सोर्स के रूप में देखा। 3. कलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी। ब्रिटिश ने वनों पर अपना पूरा नियंत्रण बनाने के लिए फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 1878 के तहत वनों को रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट्स में बांटा गया। इससे स्थानीय लोगों का अपना अधिकार कम हो गया और वनों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ गया। ब्रिटिश का ध्यान सिर्फ टिम्बर और पैसा कमाने पर था, न कि पर्यावरण संतुलन पर। उदाहरण: कुमाऊं और बस्तर के लोगों ने फॉरेस्ट सत्याग्रह करके इन कानूनों का विरोध किया। ये आम जनता की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है। 4. एनिमेट और इनएनिमेट एनर्जी। ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं, एनिमेट जीवित स्रोतों से और इनएनिमेट निर्जीव स्रोतों से। एनिमेट एनर्जी में मानव और पशुओं की शक्ति शामिल होती है, जैसे खेती या ट्रांसपोर्ट के लिए।
इनएनिमेट एनर्जी में हवा, पानी, कोयला, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी आती है। प्राचीन समाज एनिमेट ऊर्जा पर निर्भर था, इससे प्रकृति के साथ संतुलन बना रहा। आधुनिक युग में इनएनिमेट ऊर्जा के उपयोग ने पर्यावरण प्रदूषण और संसाधन खपत बढ़ा दी। उदाहरण, पहले खेतों में बैल और मानव श्रम एनिमत का उपयोग होता था, अब मशीन और फ्यूल इनएनिमेट ने जगह ले ली है। कंक्लूजन, ये चारों विषय भारत के पर्यावरणिक इतिहास के अलग अलग पहलू को दिखाते हैं, आंदोलन, नियम और ऊर्जा के बदलते रूप। हमें इन सब से ये सीखने को मिलता है कि प्रकृति के साथ संवेदनशील और समझदारी भरा व्यवहार है हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।